नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अब तक हमने अल्पाधिकार के कलुषिव ओलिगोपोली यानी कपटपूर्ण अल्पाधिकार के अंतर्गत आने वाले दो मॉडलों को, कीमत नेतृत्व मॉडल को और कार्टेल को, इन दोनों ही मॉडलों को पढ़ लिया है। मित्रों, ध्यान रहे कि अगर हम कहते हैं कि कपट संधायी अल्पाधिकार है यानी कलुषिव ओलिगोपोली है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में फर्मों के बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई समझौता हो जाता है। और आपने इसमें यह भी पढ़ा कि किस तरह से अगर कीमत नेतृत्व का मॉडल है, प्राइस लीडरशिप का मॉडल है, तो उसमें जो भी फर्म प्राइस लीडरशिप कर रही है, कीमत नेतृत्व कर रही है, चाहे वो कम लागत वाली हो यानी ड्यू टू लोअर कॉस्ट, या फिर चाहे तो प्रधान फर्म हो या फिर डोमिनेंट फर्म जिसको आप बोलते हैं, दोनों ही स्थितियों में जो भी फर्म कीमत नेतृत्व कर रही है, प्राइस लीडरशिप कर रही है, केवल और केवल वही फर्म अपने लाभ को अधिकतम, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाती है। बाकी जो भी दूसरी फर्में होती हैं उनके लाभ अधिकतम नहीं होते हैं। मित्रों, फिर आपको हमने कार्टेल बताया। कार्टेल में क्या होता है? हमने कहा कि कार्टेल में क्या स्थिति होगी? कार्टेल में हमने कहा है केंद्रीय एजेंसी होगी, उसी के माध्यम से कीमत का निर्धारण होगा और मात्रा लोग अपनी बाजार मांग के हिसाब से बेचेंगे। हमने आपसे ये कहा कि जो भी कार्टेल बनता है, जब भी कार्टेल बनेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें फर्मों का संयुक्त लाभ अधिकतम होगा, यानी ज्वाइंट प्रॉफिट आर मैक्सिमम। यानी फर्मों का लाभ अधिकतम नहीं होता है, बल्कि फर्मों का संयुक्त लाभ ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। मित्रों, आज हम अल्पाधिकार बाजार के यानी ओलिगोपोली मार्केट के नॉन कलुषिव ओलिगोपोली यानी गैर कपट संधायी अल्पाधिकार को पढ़ेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं अल्पाधिकार बाजार। ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट में हमने आपसे क्या कहा कि अब तक आप कलुषिव तो पढ़ चुके हैं। आप पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज आप क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे गैर कपट संधायी अल्पाधिकार। गैर कपट संधायी अल्पाधिकार, इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप इसको बोलते हैं नॉन कलुषिव ओलिगोपोली, यानी वो ओलिगोपोली जिसमें फर्मों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं हो पाता है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में फर्में आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, और जब प्रतिस्पर्धा करेंगी तो उससे किस तरह की स्थिति निर्मित होगी, उसको हम किस में देखेंगे? गैर कपट संधायी अल्पाधिकार में देखेंगे। गैर कपट संधायी अल्पाधिकार की जो सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इसमें कीमत स्थिरता की स्थिति पाई जाती है। कीमत स्थिरता, इस कीमत स्थिरता को आप क्या कहते हैं? इस कीमत स्थिरता को आप दृढ़ता भी कहते हैं ना, कीमत दृढ़ता। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलते हैं? प्राइस रेजिडिटी, यानी कीमत दृढ़ है। कीमत दृढ़ है, इसका क्या मतलब होता है हम इसको भी समझेंगे, है ना। देखिए, कीमत दृढ़ क्यों है? हमने आपसे कहा कि जो भी गैर कपट संधायी अल्पाधिकार होगा, फर्में इसमें तीव्र प्रतिस्पर्धा करेंगी, और जब वो तीव्र प्रतिस्पर्धा करती हैं, इसका मतलब होता है कि जो भी फर्म है अल्पाधिकार में काम कर रही है, वो निकट स्थानापन्न वस्तुओं यानी क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्रोडक्शन करती है, उत्पादन करती है, और क्या करती है? और गला काट प्रतिस्पर्धा करती है। मैंने आपको बताया है गला काट प्रतिस्पर्धा का क्या मतलब होता है कि प्राइस वार हो सकता है। गला काट प्रतिस्पर्धा का मतलब हमने आपको क्या बताया था कि प्राइस वार हो सकता है ना। तो हमने कहा कि जब गला काट प्रतिस्पर्धा होती है तो उसी की वजह से क्या होता है, कीमत युद्ध की इस वजह से ही ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक निश्चित कीमत पर
एक कीमत निश्चित हो जाती है। ये कीमत कैसे निश्चित होती है, इसी को हम कीमत दृढ़ता में समझेंगे कि किस तरह से कीमत निश्चित है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि निश्चित हो गई कीमत, कैसे निश्चित हुई, मान लीजिए एक कीमत निश्चित हो चुकी है। मैं आपको एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि जो भी गैर कपट संधायी अल्पाधिकार है, हमने कहा उसमें कीमत दृढ़ता या कीमत स्थिरता की स्थिति आती है। महत्वपूर्ण यह है कि जो भी मॉडल आप इसमें पढ़ते हैं, जो भी, जैसे आप विकुंचित मांग वक्र के सिद्धांत को आप इसमें पढ़ेंगे, विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत या विकुंचित मांग का सिद्धांत आप पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले ये जान लीजिए कि विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत किसने दिया। तो जो विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत है, जिसको आप क्या बोलते हैं, किंक्ड डिमांड एनालिसिस, किंक्ड डिमांड एनालिसिस, सबसे पहले इसको किसने दिया है, सबसे पहले अमेरिका के अर्थशास्त्री, क्या नाम था उनका, प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी, प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी, पॉल एम स्वीजी। प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी ने, जो अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने सबसे पहले कीमत दृढ़ता से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके साथ ही साथ एक दूसरे भी अर्थशास्त्रियों को आप पढ़ते हैं, उनका नाम क्या है, वो हैं कहाँ के, ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन के हैं वो अर्थशास्त्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री। उनका नाम क्या आपने पढ़ रखा है, उनका नाम है हॉल और हिच, हॉल और हिच। इनको भी आप पढ़ते हैं, ये कहाँ के अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। इन्होंने भी क्या दिया है, किंग्ड डिमांड कर्व। दोनों लोगों ने विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत की बात की। देखिए, हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर एक बार कीमत कोई निश्चित हो गई है, ठीक है, तो उन कीमतों में क्यों परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आर्थिक स्थितियां बदल भी जाती हैं। यानी अगर फर्मों के लिए अगर आर्थिक स्थितियां बदल गई हैं, बावजूद इसके वो कीमतों में परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जो भी गैर कपट संधायी अल्पाधिकार है, यानी नॉन कलुशिव ओलिगोपोली का मार्केट है, उसमें कीमत स्थिरता, कीमत दृढ़ता यानी प्राइस रिजिडिटी की स्थिति पाई जाएगी। हमने कहा, आपसे ये भी कहा कि फर्में कीमत में परिवर्तन नहीं चाहती है। किस वजह से, दृढ़ कीमत में कोई परिवर्तन फर्में नहीं चाहती हैं। यानी अगर एक बार कीमत दृढ़ हो गई है, यानी प्राइस रिजिडिटी मिल गई है, तो किस कारणों से या किन कारणों से फर्में कीमत में परिवर्तन नहीं चाहती हैं। दो बातें हैं इसमें। मान लीजिए कि कोई भी फर्म है, वो अपनी कीमतों को बढ़ा दे। अगर फर्म अपनी कीमतों को बढ़ा देती है, तो उसके साथ जो दूसरी फर्में काम कर रही हैं, वो क्या करेंगी, वो अपने कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगी। पहली फर्म है जिसने कीमतों को क्या किया, बढ़ा दिया। दूसरी जो फर्में हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कीमत का अनुसरण नहीं किया, यानी कीमतों को नहीं बढ़ाया। ऐसे में जो पहली फर्म है, उसके उपभोक्ता, उस फर्म की वस्तु के उपभोक्ता किधर जाएंगे, दूसरी फर्मों की ओर जाने लगेंगे, क्योंकि दूसरी फर्म की वस्तु की कीमत कम है। और हमने आपको पहले ही बताया कि वस्तुएं कैसी हैं, निकट स्थानापन्न है, क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं। ऐसे में क्या होगा, जो पहली फर्म होगी वह अपने उपभोक्ताओं को खोने लगेगी। तो ऐसे में कोई भी फर्म अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी, कोई भी फर्म अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेगी, अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाएगी। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि मान लीजिए कोई फर्म है, मान लो वन फर्म है, पहली फर्म है, उसने क्या किया, अपनी कीमतों को कम कर दिया। कीमतों को कम करने से क्या होगा, दूसरी जो फर्में हैं, जो दूसरी फर्में हैं वो क्या करेंगी, वो भी अपनी कीमतों को कम कर देंगी। यानी
कीमतों को कम करने का अनुसरण करेंगी। यानी अगर पहली फर्म कीमत को कम करती है तो दूसरी जो और फर्में अल्पाधिकार बाजार में हैं वो भी अपनी कीमतों को घटा देंगे। ऐसे में जो मांग बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ेगी। तो फिर क्या स्थिति बन जाएगी? जो भी कीमत कम करने वाली फर्में हैं हो सकता है कि उनके लाभ में कमी आ जाए या ये भी हो सकता है कि वो हानि में पहुंच जाएं, लॉस की स्थिति में बन जाएं। तो यहाँ से क्या बात स्पष्ट होती है कि कीमत दृढ़ता क्यों पाई जाती है। मित्रों, एक जो महत्वपूर्ण बात है इस मॉडल में वो ये है कि जो भी विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत है जो पाल एम स्विजी ने दिया है उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि किस तरह से ये दृढ़ कीमत या रिजिड प्राइस निर्धारित होती है। वह इस बात की व्याख्या करते हैं कि कीमत दृढ़ता यानी एक बार कीमत निश्चित हो गई तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हो पाता है। लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि कीमत दृढ़ता कैसे निर्धारित हुई, यानी दृढ़ कीमत को कैसे प्राप्त किया गया। दो बातें आपको समझ में आ गई कि कीमत दृढ़ क्यों है। हमने आपसे कहा कि अगर कोई फर्म कीमत बढ़ा रही है तो दूसरी फर्में क्या करेंगी? उनका अनुसरण नहीं करेंगी, और जब वो उनका अनुसरण नहीं करेंगी तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे में जो पहली फर्म है वह अपने उपभोक्ताओं को खोने लगेगी। उसके पहली फर्म की वस्तु का उपभोग नहीं करेंगे वो फर्में, नहीं करेंगे उपभोक्ता। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में ये हो जाएगा कि जो भी फर्म कीमत बढ़ा रही है वो क्या करेगी? कीमत बढ़ाने पर विचार नहीं करेगी। दूसरी स्थिति हमने क्या कहा कि कोई भी फर्म है अगर वह अपने कीमतों को कम करती है तो कीमतों को कम करने का दूसरी फर्में अनुसरण करेंगी, फॉलो करेंगी उसको, और वो भी अपनी कीमतों को कम कर देंगी। ऐसे में जो पहली फर्म थी जिसने अनुमान लगाया था कि अगर हम कीमतों को कम करेंगे तो अपने वस्तुओं की मांग को पर्याप्त बढ़ा लेंगे, तो क्या होगा? उनका पर्याप्त मांग नहीं बढ़ेगी, और जब पर्याप्त मांग नहीं बढ़ेगी पहली फर्म की तो हो सकता है उनके लाभ में कमी आए यानी प्रॉफिट कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो हानि में पहुंच जाएं यानी लॉस की स्थिति में आ जाएं। आइए आगे देखते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे इसको डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, एक बात जो आपको यहाँ से समझ में आई होगी कि अगर मान लीजिए कि विकुंचित मांग वक्र है, विकुंचित मांग वक्र कैसे बनेगा हम इस पे चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन हमने आपको क्या कहा? हमने कहा कि अगर कीमत दृढ़ता की स्थिति बन रही है, कीमत दृढ़ता यानी प्राइस रिजिडिटी की स्थिति बन रही है, तो इस प्राइस रिजिडिटी की स्थिति में क्या होगा? हमने आपको दो स्थितियां बताई कि अगर कोई फर्म अपनी कीमतों को बढ़ा रही है और अगर फर्म कीमतों को घटा रही है। हमने आपसे कहा कि अगर फर्म कीमतों को बढ़ा रही है तो कीमतों को बढ़ाने की स्थिति में क्या होगा? आपने इसकी चर्चा कर ली कि भाई दूसरी फर्में अनुसरण नहीं करेंगी, इनके मांग में पर्याप्त कमी आ जाएगी, उपभोक्ता इनके जो है इनको छोड़ के जाने लगेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग क्या हो रही है? फर्म से संबंधित जो मांग है वो बहुत अधिक घट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कीमत है P0, प्राइस को किसी फर्म ने बढ़ा के P1 प्राइस को बढ़ा दिया है, तो ऐसे में उसके मांग में बहुत अधिक कमी आ जाएगी। यानी कीमतों को बढ़ाने पर मांग बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या होगा? मांग की कीमत लोच क्या होगी? अधिक होगी। मांग की जो कीमत लोच होगी EP वो अधिक होगी। क्यों? किससे? अगर आप कीमत दृढ़ता से ऊपर कीमत रख रहे हैं तो मांग की कीमत लोच अधिक। अगर आप कीमतों को कम रख रहे हैं यानी फर्म अपनी कीमतों को कम करती है तो सभी फर्में उसका अनुसरण कर लेंगी। ऐसे में क्या होगा? कीमतों के कम होने पर जो मांग में वृद्धि होनी चाहिए थी वो उतना नहीं होगी, यानी कीमतों कम होने पर मांग में वृद्धि बहुत कम होगी, है ना। और जब मांग में वृद्धि बहुत कम होगी इसका मतलब क्या होगा कि दृढ़ कीमत से नीचे कीमतों को कम करने पर क्या होगा? जो मांग की कीमत लोच है वो कैसी होगी? वो कम हो जाएगी। जो EP है आपका वो कम हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी?
कम हो जाएगी। फिर से आप इसको समझ लीजिए, हमने आपसे क्या कहा कि अगर कीमत दृढ़ है, मान लीजिए वो P0 है, कोई फर्म है उसने कीमतों को बढ़ाकर P1 कर दिया, और जब कीमतों को बढ़ाकर P1 किया तो बाकी फर्मों ने उसका अनुसरण नहीं किया। अब जब अनुसरण नहीं किया तो मांग में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। भाई उसके उपभोक्ता, जो पहली फर्म के उपभोक्ता थे, वो दूसरी फर्मों के पास जाने लगेंगे। ऐसे में मांग की कीमत लोच अधिक। भाई कीमत थोड़ा सा बदली, मांग बहुत ज़्यादा बदल गया, तो मांग की कीमत लोच अधिक हो गई। दूसरी स्थिति हमने क्या कहा, हमने कहा कीमतों को हम कम कर रहे हैं, और जब हम कीमतों को कम कर रहे हैं तो दूसरी फर्में इसका अनुसरण कर ले रही हैं। ऐसे में जो मांग बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ेगी, बहुत कम मांग बढ़ेगी, और जब बहुत कम मांग बढ़ेगी तो प्राइस में परिवर्तन, मांग में बहुत थोड़ा परिवर्तन ला रहा है। इस वजह से हमने क्या कहा कि जो मांग की कीमत लोच होगी वो कम होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए इसके डायग्राम को देखते हैं। अब आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि अगर कीमत दृढ़ है तो ठीक है मामला, अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग की कीमत लोच बढ़ जाएगी, और अगर कीमत घट रही है तो मांग की कीमत लोच घट जाएगी। आइए इसको डायग्राम में कैसे आप बताते हैं। आइए अब हम विकुंचित मांग वक्र को बनाएंगे कि विकुंचन कैसे होता है। देखते हैं। देखिए इधर आप क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी मात्रा दिखाएंगे, और इधर आप क्या दिखाएंगे, प्राइस को दिखाएंगे। ठीक है। देखिए जो विकुंचन होता है कैसे होता है, इसको आप बोलेंगे स्मॉल डी, स्मॉल के और कैपिटल डी। ये जो आपका डी के डी मांग वक्र है, ये किसी फर्म का मांग वक्र दिया गया है, और जो के बिंदु पर किंग्ड है, के बिंदु पर क्या है, ये मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि के बिंदु के ऊपर अभी आपने क्या देखा, यहाँ पर एक संतुलित कीमत निर्धारित हो जाएगी। मान लीजिए OQ मात्रा है, और जो कीमत निर्धारित हो रही है वो OP के बराबर निर्धारित हो रही है, यानी ये आपकी कीमत है और ये आपकी उत्पादन की मात्रा है। हमने आपसे क्या कहा कि ये किंग्ड है, डी के डी जो मांग वक्र है वो के बिंदु पर किंग्ड है, के बिंदु पर क्या है दृढ़ है। दृढ़ कीमत दृढ़ता का मतलब क्या होता है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, आपने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, आपको हमने बताया कि किस तरह से आप कहेंगे कि अगर कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि, मान लीजिए आप P0 से P1 के बराबर आप कीमत बढ़ा दे रहे हैं, कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई है और मांग में देखिए कितनी कमी हो गई, OQ1, यानी इतनी कमी हो गई। कीमतों को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, P से P1 पे ले गए हैं, P1 कीमतों को बढ़ाया है हमने, और देखा है कि मांग में कितनी कमी हो जा रही है, Q1 के बराबर कमी हो जा रही है। ये तो कीमतों के बढ़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो मांग की कीमत लोच है, ऊपर क्या है, के बिंदु के ऊपर अधिक है। ठीक है, किंग्ड पॉइंट से ऊपर की ओर जो मांग की कीमत लोच होगी वो अधिक होगी। देखते हैं, अगर कीमतों में थोड़ी सी कमी लाई जाए तो कमी लाने से क्या होगा, मान लीजिए हमने कीमतों को P2 के बराबर कम कर दिया, कीमतों को कम करने पर क्या होगा, देखिए हमने P2 के बराबर कीमतों में कमी लाई है, लेकिन उससे हम मांग कितना बढ़ा रहे हैं, वो केवल और केवल Q2 के बराबर बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कीमत दृढ़ता से कीमतों में कमी लाई जाए तो ऐसे में क्या होगा, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, जो मांग की कीमत लोच होगी वो किंग्ड पॉइंट के नीचे कम होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम MR वक्र को बनाते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब इसको हम मिटा देते हैं जो हमने समझाया है अभी। ये तो आपको हमने इसलिए बताया कि किस तरह से आप समझेंगे कि किंग्ड पॉइंट के ऊपर मांग की कीमत लोच अधिक है और उसके नीचे मांग की कीमत लोच कम है।
आइए देखते हैं। देखिए, कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति में कब होती है आपको पता है, उसकी पर्याप्त शर्त भी पता है आपको, और आवश्यक या नेसेसरी कंडीशन भी पता है आपको। पता है कोई भी फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होगी, जब MR इज इक्वल टू MC होता है, जो समान स्थिति है, और जो MC का जो स्लोप होता है या MC का जो ढाल होता है वो अधिक होता है किससे, MR के स्लोप से, है ना। यही दो स्थितियां पता हैं आपको। पहले वाले को आप क्या कहते हैं, पहले वाले को आप कहते हैं कि ये आवश्यक शर्त है यानी नेसेसरी कंडीशन है, और दूसरे को आप कहते हैं ये पर्याप्त शर्त है। पर्याप्त शर्त में MC का जो स्लोप होता है वो MR के स्लोप से अधिक होता है। इसका मतलब होता है कि MC जो है वो MR को नीचे से काटती है। तो अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए MR चाहिए, है ना भाई। आपको किसी भी फर्म का AR पता है, क्या है AR, DKD, है ना। ये किसी भी फर्म का आगम रेखा है, किसी भी फर्म की एवरेज रेवेन्यू लाइन है। अब आप इसका जब भी MR वक्र बनाते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू लाइन बनाते हैं, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, आप उसमें क्या पाएंगे, उसमें पाएंगे कि जब भी आप MR रेखा खींचते हैं तो दिए गए कीमत के सापेक्ष, यानी जो दृढ़ कीमत दी गई है उसके सापेक्ष में जो भी MR रेखा होगी वह उदग्र रूप से यानी ऊर्ध्वाधर रूप से खंडित होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो भी MR रेखा होगी वो पूर्ण लाइन के रूप में नहीं होगी, वो क्या होगा, वो इस तरह से खंडित होगी। ये आपकी MR लाइन है। उदग्र रूप से खंडित या ऊर्ध्वाधर रूप से खंडित का मतलब क्या हो गया कि अगर हम इसको R बोल दें और इसको S बोल दें तो ये RS भाग खंडित होगा। देखिए सॉरी, ये जो खंडित भाग है RS के बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है, कितना भाग खंडित होगा, कितना भाग पर लाइन जो है उदग्र रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से नहीं होगी। तो इसको जब हम RS से दिखा रहे हैं तो जो RS का हिस्सा होता है यानी जो RS गैप है वो गैप बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब किंग्ड के ऊपर और नीचे जो भी मांग की कीमत लोच है उनमें अंतर बढ़ेगा। यानी अगर इसको हम ऊपर वाले को हम EP1 से दिखाएं, नीचे वाले को EP0 से दिखाएं, तो EP1 और EP0 का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही RS का जो खंडित भाग है अधिक होगा, है ना। दूसरी चीज हमने क्या कहा, दूसरी चीज हमने कहा कि अगर RS को आप कम चाहते हैं यानी खंडित भाग छोटा कब होगा, जब इनका अंतर यानी जो मांग की कीमत लोच का जो अंतर है वो क्या हो, कम हो। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। हमने कहा कि जो सिद्धांत पाल एम स्वीजी ने दिया उसमें उन्होंने क्या कहा कि अल्पाधिकार के विकुंचित मांग वक्र मॉडल में, किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल में उन्होंने क्या माना है कि जो आपकी MR रेखा होगी वो खंडित होगी। खंडित होने का मतलब क्या है, खंडित होने का मतलब यह है कि वो उदग्र रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से खंडित होगी। अब इन्होंने क्या कहा कि जो ऊर्ध्वाधर रूप से खंडित हो रही रेखा है उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने कहा कि ये वर्टिकल ब्रोकन पॉइंट्स हैं R और S। वर्टिकल ब्रोकन पॉइंट का मतलब हमने आपसे कहा ये उदग्र रूप से खंडित भाग है, और जब ये उदग्र रूप से खंडित भाग है RS, तो हमने कहा कि RS यानी जो खंडित भाग है वो कब अधिक होगा यानी और कब कम होगा। अधिक कब होगा, जब मांग की कीमत लोच में अंतर अधिक होगा तो खंडित भाग अधिक होगा, और जब मांग की कीमत लोच में अंतर कम होगा तो क्या होगा, खंडित भाग RS जो है वो कम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि जो पाल स्वीजी हैं, मैं फिर से आपको बता दूं कि पाल स्वीजी का जो मॉडल है उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो दृढ़ कीमत है वो कैसे निर्धारित हो रही है। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि अगर इकोनॉमी में कोई चेंज हो रहा है जो फर्मों को मतलब विविध स्थितियों में ला रहा हो, लेकिन उन विविध स्थितियों के बावजूद फर्में क्यों अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करती, उसी की वो व्याख्या कर रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि कोई भी फर्म अधिकतम लाभ की स्थिति में कब होगी, जब MR इज इक्वल टू MC के और MC का स्लोप MR के स्लोप से अधिक होगा। तो अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि आपको AR रेखा मिल गई है। भाई
डी के डी जो विकुंचित मांग वक्र रेखा है वो किसी फर्म की ही मांग रेखा है। दूसरा आर एस आपको एम आर रेखा मिल गई है। एम आर रेखा कैसी है? खंडित है, डिसकंटिन्यू है। और डिसकंटिन्यू है, कितना भाग उसका डिसकंटिन्यू है? आर एस के बराबर। हमने बताया आर एस किस पर डिपेंड कर रहा है, जो खंडित भाग है वो किस पर निर्भर कर रहा है, हमने इसकी भी बात कर ली। अब देखिए, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए कि एम आर इज इक्वल टू एम सी के। तो आप देखिए, जो आपकी एम सी रेखा होगी वो आर एस के इसी खंडित भाग से होकर गुजरेगी। यानी ये एम सी रेखा जो होगी आपकी इस तरह से होगी। ये मान लीजिए आपकी मार्जिनल कॉस्ट की लाइन है, एम सी है, मार्जिनल कॉस्ट का ये वक्र हो गया आपका। और ऐसे में देखिए जो भी संतुलन बनेगा, मान लीजिए आपका ये एम सी जीरो है, ठीक है। एम सी जीरो जब है तो आप देखिए एम सी एम आर को काट रही है, वो उसी खंडित भाग से होकर जा रही है ना। जो एम आर का आर एस खंडित भाग है उसी से होकर जा रही है। ऐसे में आपको एम आर इक्वल टू एम सी भी मिल जाएगा। और जो एम सी का जो स्लोप है, यानी जो ये बात करता है कि एम सी एम आर को नीचे से काटती है, उसकी भी बात हो गई। देखिए एम सी एम आर को जो है नीचे से काट रही है। तो इस तरह से कोई भी फर्म क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई है बिंदु E, तो वो E बिंदु पर संतुलन में होगा। और कीमत कितनी होगी? दृढ़ कीमत के ही बराबर होगी, मात्रा OQ होगी। और इस तरह से कोई भी फर्म अपने लाभ को अधिकतम कर सकती है। लेकिन जो पाल एम स्विजी कह रहे हैं, स्विजी जी कह रहे हैं कि अगर इकोनॉमी में या आर्थिक स्थिति में फर्मों के कोई परिवर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि उनकी लागतें कुछ बढ़ जाती हैं, अगर उनकी कुछ लागतें बढ़ेंगी उसके बावजूद वो क्या होगा, वो उसी खंडित भाग से अगर होके गुजरती है, ये देखिए उसी खंडित भाग से मान लीजिए MC1 है, यानी अगर वो मान लीजिए यहाँ कहीं कोई बिंदु है, इसको हम F मान लें, तो देखिए अगर वह F बिंदु से होकर भी गुजरती है, उस स्थिति में भी कीमत दृढ़ता यानी कीमत OP बनी रहेगी और जो मात्रा होगी वो OQ बना रहेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, एक चीज़ मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि पाल एम स्विजी ने क्या कहा है। पाल एम स्विजी ने विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत की व्याख्या की है, किंतु उसमें इन्होंने यह भी बात की है कि ये नहीं बताया कि कीमत जो ये दृढ़ वाली कीमत वो कैसे निर्धारित हुई। वो बार बार कह रहे हैं कि इकोनॉमी में या जो फर्म है उसके प्रोडक्शन स्थिति में या उसके उत्पादन स्थिति में या मांग स्थिति में कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो ये बता रहे हैं कि उसके बावजूद कीमत दृढ़ कैसे बनी रहेगी। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस पर बहुत सारी चर्चाएं की, जैसे प्रोफेसर स्टिगलर हैं, उन्होंने विकुंचित मांग वक्र को मानने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है कीमत स्थिरता हो सकती है, लेकिन कीमत दृढ़ता हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो विकुंचित मांग वक्र के रूप में हो। उन्होंने अनुभविक अध्ययन किया, उन्होंने कहा ठीक है फर्मों की इंटरडिपेंडेंसी है, फर्मों का सामूहिक व्यवहार है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन विकुंचित मांग वक्र की स्थिति हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? आज की क्लास में आपने ये पढ़ा, विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत के अंतर्गत आपने ये देखने का प्रयास किया कि किस तरह से मांग वक्र बनेगा, किस तरह से किसी भी फर्म का उत्पादन मात्रा का निर्धारण होगा। और हमने कहा कि अगर कीमत दृढ़ता की स्थिति है तो पाल स्विजी ने इसके बारे में ये नहीं बताया कि ये कैसे निर्धारित हुई है। हाँ, उन्होंने इसकी व्याख्या की कि अगर कोई परिवर्तन इकोनॉमी में हो रहा है, कोई परिवर्तन फर्म के व्यवहारों में हो रहा है, तो उसका कीमत दृढ़ता पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। मित्रों, तो आज की क्लास से आपने ये सीखा कि अल्पाधिकार के यानी ओलिगोपोली मार्केट के नॉन कोलुसिव ओलिगोपोली यानी गैर कपट संधाई अल्पाधिकार के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा? आज विकुंचित मांग वक्र सिद्धांतों को पढ़ा। विकुंचित मांग वक्र सिद्धांत मतलब किंग डिमांड एनालिसिस। इसमें आपने ये जानने का प्रयास किया कि किस तरह से कोई भी फर्म अपनी कीमत को निर्धारित तो नहीं करती है, जो दृढ़ कीमत है उसको निर्धारित नहीं करती, वो अपने आप बाजार द्वारा पहले से निर्धारित होती है। हाँ, उनके उत्पादन मात्राओं में या फिर उनकी एमसी में, मार्जिनल कॉस्ट में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उसका उस फर्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली क्लास में हम इसमें देखेंगे कि अगर मांग में वृद्धि हो रही है, फर्मों की मांग में वृद्धि हो रही है या मांग में कमी आ रही है, या लागत में वृद्धि हो रही है या फिर कमी आ रही है, यानी इन चार स्थितियों में हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी फर्म संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेगी। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।